नमस्कार साथियों हम बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें महत्वपूर्ण डेफिनेशंस है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपको सारी डेफिनेशंस साथ के साथ में याद हो जाएगी। बस प्रॉमिस ये है कि आप जो है ईयरफोन लगाकर मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर कर पूरा वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। 100% आपको जो है सारी डेफिनेशन यहीं के यहीं पूरे वीडियो देखते हुए आपको याद हो जाएगी कि इतने सिंपल क्वेश्चन है, क्या बात है, मज़ा आ गया। चलिए बात करते हैं आपके लिए सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो है असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु, जब हम असममित कार्बन परमाणु की बात करते हैं तो यदि कार्बन परमाणु से चारों तरफ डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हुए हो तो उस कार्बन को हम कहते हैं असममित कार्बन एटम। यदि दो एटम सेम या दो ग्रुप सेम जुड़े हुए हो तो उस कंडीशन में वो कार्बन असममित कार्बन नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ कार्बन है, यहाँ ए और यहाँ ए है और ये बी और भले ये सी है, तो दो एटम सेम है तो ये वाला असममित कार्बन नहीं है। असममित कार्बन के लिए शर्त क्या है, उसकी चारों वैलेंसी, जैसे कि 1, 2, 3 और ये 4, एक तरफ OH जुड़ा हुआ, एक तरफ COOH, एक तरफ CH3, एक तरफ H, चारों वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई हो, तो वह कार्बन परमाणु जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा रहता है असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे लैक्टिक अम्ल की बात करें, लैक्टिक अम्ल टार्टरिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में ये फार्मूला है लैक्टिक अम्ल का, किसमें, इसमें एक होता है असममित कार्बन, और जब आप टार्टरिक अम्ल का फार्मूला देखोगे तो उसमें 2 असममित कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 2 असममित कार्बन होते हैं। अब जैसे कि ये इसकी बात करें, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, आपको यहीं के यहीं याद करवाएंगे। ये C लिखा हुआ है, ठीक है, और एक H ये और एक OH इधर लिख रहा हूँ मैं, और ये लिखा मैंने COOH, ठीक है, और ये फिर ये OH और ये H और ये COOH। इसको चाहो तो आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, COOH, CHOH, CHOH और ये COOH। भाई साहब इसमें असममित कार्बन परमाणु कितने हैं, ये टार्टरिक अम्ल का फार्मूला है, ठीक है। ये लैक्टिक अम्ल, इसमें 2 असममित कार्बन परमाणु, कितने असममित कार्बन परमाणु, 2। क्यों है, क्यों 2 असममित, एक तो ये वाला कार्बन, एक वाला कार्बन, तो इसमें 4 भिन्न समूह कैसे जुड़े हुए, कार्बन नहीं देखना, पूरा ग्रुप देखना है आपको। ऐसा नहीं कि इधर सेम एटम जुड़ा हुआ है कार्बन, इधर सेम एटम कार्बन, नहीं, पूरा ग्रुप देखेंगे। इधर COOH जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है OH, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, असममित कार्बन हो गया। अब देखो, अब इस वाले कार्बन की बात करें तो इसमें एक OH ये जुड़ा हुआ है, एक COOH ये जुड़ा हुआ है, एक H ये जुड़ा हुआ है और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप कौन से जुड़े हुए हैं, एक OH, एक H, एक COOH और एक ये वाला पूरा ग्रुप। तो टार्टरिक अम्ल में जो है 2 असममित कार्बन है और लैक्टिक अम्ल में 1 असममित कार्बन है। मेरे हिसाब से आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। चलिए, मज़ेदार टॉपिक है। तो असममित कार्बन परमाणु के बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। और जिन कंपाउंड में असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है उन्हें अपन ध्रुवण गुणक भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, ध्रुवण गुणक। और जिनमें असममित कार्बन नहीं होता है उन्हें ध्रुवण अगुणक कहते हैं। चलिए, तो अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की ध्रुवण गुणकता का कारण क्या लिखा हुआ है, अधिकांशतः कार्बनिक यौगिकों की ध्रुवण गुणकता का कारण असममित कार्बन परमाणु उपस्थिति होती है। चलिए, जय हो किरेलता वायर। अब किरेलता के लिए भी वापस वही बात करूंगा मैं, किरेलिटी को आपको डिफाइन करना है। किरेलिटी के लिए वापस वो की वही बातें करेंगे अपन। किरेलता क्या है, किरेलता। अब जैसे कि यहाँ पर ये लिया मैंने जैसे P, ठीक है, और P की मिरर इमेज बन रही है Q, P की मिरर इमेज बन रही है Q। अगर इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करूंगा, मेरी बात सुनना, P को Q के ऊपर अध्यारोपित करूंगा तो क्या होगा, एक तो ये हो गया P, ठीक है, और Q कैसे होगा, Q होगा ऐसे U, तो अध्यारोपित नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि A को A के ऊपर अध्यारोपित करूंगा, A की मिरर रूप में इमेज बन रही है और इसको अध्यारोपित करूंगा तो ये A और A के ऊपर फिर ये A अध्यारोपित हो गया पूरी तरह से। तो ये तो हो रहा अध्यारोपित,
सुपर इम्पॉसिबिलिटी और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी बन रही है। ये तो है, ये कंडीशन तो है अध्यारोपिता की और ये कंडीशन है अनअध्यारोपिता की। ये वाली कंडीशन जो होगी ये अनअध्यारोपिता की है। मतलब अगर अनअध्यारोपित है तो वो कीरेल है और अध्यारोपित है तो अकीरेल का कंपाउंड कहेंगे उसको। अगर कोई कंपाउंड एक के ऊपर ऐसे कैसे अध्यारोपित हो रहा है, जैसे ए के ऊपर अध्यारोपित हो रहा है, तो उसको क्या कहूँगा मैं, अकीरेल। और जो अध्यारोपित नहीं होता है उसे क्या कहूँगा मैं, कीरेल कंपाउंड कहूँगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, जय हो। तो वे अणु, अब बात करते हैं आगे, करें। वे अणु या वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें कीरेल, ठीक है, ये अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो उन्हें, इसे क्या कहूँगा, कीरेल, उसे कहूँगा मैं कीरेल या विसम्मित कहते हैं। और अनअध्यारोपिता के इस गुण को कीरेलिटी कहते हैं। उदाहरण अक्षर पी क्या है, कीरेल है, ठीक है, और ए क्या है, अकीरेल है। तो समझा दिया मैंने कि ये अध्यारोपित हो रहा है तो इसको क्या कहूँगा मैं, अकीरेल कहूँगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा जी? क्लियर तो हो गई है। इतनी अच्छी तरह से आपको जो समझाया जा रहा है, शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, अपने साथियों को, भाइयों को बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचेगा उतने जल्दी आपके पास वीडियो आते रहेंगे। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। कीरेल अणुओं में सममिति का कोई तत्व, जैसे जो कीरेल पार्टिकल होते हैं उनमें सममिति का कोई तत्व, ना तो उनमें सममिति का तल होता है, आगे बात करूंगा मैं, सममिति का केंद्र भी नहीं होता है, आदि नहीं पाया जाता। यह देखा गया है कि किसी भी यौगिक की कीरेलता उसकी ध्रुवण गुणकता से निकट संबंध रखती है। भाई साहब बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई कीरेल कंपाउंड है तो वो क्या होगा, ध्रुवण गुणक होगा, ये शर्त है। जिन यौगिकों में कीरेलता पाई जाती है वे ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं और जिनमें कीरेलता नहीं पाई जाती वो ध्रुवण अगुणक होते हैं। तो ये वाला कंपाउंड अकीरेल है। अकीरेल क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से 2 सेम एटम जुड़े हुए हैं तो ये अकीरेल हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपियोनिक अम्ल, 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड नाम है, ध्रुवण अघूर्णक है ये। और इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये कौन सा? कीरेल कंपाउंड हो गया। इसमें कीरेल कंपाउंड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कीरेल कार्बन है। ओके, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स या ग्रुप समूह से जुड़ी हुई है। ये चारों डिफरेंट है, इसमें 2 सेम है तो ये अकीरेल हो गया। हमारी बात समझ में आई होगा, बढ़िया थी। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक आपको तो कीरेलता समझ में आ गई। अगर आपके पास शार्ट नोट्स आया कि कीरेलता पर टिप्पणी लिखिए, आप झट से याद करके लिख के आ जाओगे। अब बात करें प्रतिबिंब रूप। जय हो। जैसे कि मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब ऐसे सामने बनेगा, सामने बनेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मेरी जो नाक इधर है तो सामने नाक ही दिखेगी, ऐसा तो नहीं कि नाक पीछे दिखेगी। तो प्रतिबिंब रूप की बात कर रहे हैं अपन। मिरर, ये मिरर लगा रखा भैया। क्या लगा रखा? ये मिरर लगा रखा। मिरर मतलब जो भी आप घर पे रोज सुबह उठ के ना देखते हो वही मिरर है, ठीक है। अगर आपने मिरर लगा रखा तो OH के सामने क्या आ गया? OH। ये H इधर इसमें अपना इधर है तो वो उसमें भी H मिरर में पीछे दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो? COOH और CH3। तो ये इस कंपाउंड की मिरर इमेज ये है, ठीक है। ये मिरर इमेज है। अब इस मिरर इमेज को मैं उठा के सीधा सीधा, अब इमेजिनेशन कीजिएगा, सीधा का सीधा उठा के ठक से उठा के ठक से यहां रखूंगा तो ये OH किधर आएगा? उस साइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनेगी। क्या बनेगी? नॉट सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनेगी। मतलब अनअध्यारोपित रहेगा। क्या रहेगा? अनअध्यारोपित रहेगा। इसको खट्ट से उठाया और यहां पे रखा तो नॉट सुपर इम्पॉसिबल बनेगी। ये क्या है? आपस में मिरर इमेज बन रही। तो ये आपस में इनको क्या कहते हैं? इनेंशियोमर्स कहते हैं, प्रतिबिंब रूप कहते हैं। इनेंशियोमर्स मतलब प्रतिबिंब रूप। तो प्रतिबिंब रूप इनेंशियोमर्स किसी यौगिक के ऐसे ध्रुवण गुणक है। तो ये ध्रुवण गुणक, क्यों ध्रुवण गुणक है? क्योंकि इस कार्बन से चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं या डिफरेंट एटम, ठीक है। एक तरफ CH3, एक तरफ OH, एक तरफ COOH और एक H। तो ध्रुवण गुणक समावि जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, बिल्कुल है। इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते क्योंकि इसको उठा के रखूंगा तो ये बिल्कुल ढकेगा नहीं, OH उधर आ जाएगा, है ना। अध्यारोपित मतलब A के ऊपर, जैसे अभी बताया था ना मैंने, A के ऊपर बिल्कुल A रख दिया वापस ये, तो इसको कह रहे हैं अध्यारोपित। लेकिन यदि P के ऊपर Q रखेंगे
तो ये P है और इसके ऊपर Q रखूँगा तो पूरी तरह से ये नहीं रखा जा रहा है, ये अलग जा रहा है, तो ये अनअध्यारोपित, ये कंडीशन अनअध्यारोपित, ये अध्यारोपित। मेरी बात समझ में आई? तो प्रतिबिंब रूप मतलब अपोजिट पार्ट, मेरोज है ना, अपोजिट मेरोज मतलब पार्ट कहलाते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, बढ़िया बात है, किंतु ध्रुवण गुणक अभिकर्मों को तथा समतल द्विध्रुव प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इन कंपाउंड का समतल द्विध्रुव प्रकाश के प्रति व्यवहार क्या होता है भाई साहब? अलग अलग होता है। समतल द्विध्रुव प्रकाश को ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये आप तो फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चलिए, इनके घूर्णन की मात्रा समान किंतु घूर्णन की दिशा विपरीत होती है। कैसे? या तो फिर प्लस या फिर माइनस। तो प्लस लैक्टिक अम्ल या फिर माइनस लैक्टिक अम्ल। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कैसे बताऊं मैं? बता देता हूं। चलो, अब इसमें क्या होगा कि इनमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। कौन सा समूह फर्स्ट प्रायोरिटी? तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इसको दी। सेकंड प्रायोरिटी इन दोनों में से किसको दूं? कार्बन कार्बन आ रहा है तो इसमें आगे ऑक्सीजन आ रहा है, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। रोटेशन होगा इसका भाई साहब, कैसे होगा? रोटेशन होगा ऐसे होगा, रोटेशन 1 2 3। अब ये H हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है लेकिन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, H यदि नीचे होता ना तो जो रोटेशन होता उसको उसी रोटेशन में बताते। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब देखो, ये ऐसे रोटेट हो रहा, क्लॉकवाइज रोटेट दिख रहा है लेकिन इसको मानूंगा एंटी क्लॉकवाइज। यदि H नीचे होता, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप नीचे होता तो जो रोटेशन है वो ही बताते। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है तो क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मानना पड़ेगा। अब इसमें क्या करूं? 1 2 3 4, ये कैसे रोटेशन हो रहा भैया? 1 2 3 ऐसे रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, लेकिन मानूंगा क्या? क्लॉकवाइज। तो एल मतलब डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये लिवो रोटेटरी रोटेशन। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करें। क्लियर है भाई साहब? चलिए, इनके जैविक गुण भिन्न होते हैं। जैसे माइनस निकोटीन प्लस निकोटीन की तुलना में बहुत अधिक विषैला होता है, मतलब प्लस और माइनस के कारण भी अलग अलग नेचर हो जाता है। मैंने बताया ये माइनस है, ये प्लस वाला है, तो नेचर अलग अलग हो जाता है। प्लस एडिरेनालिन रुधिर वाहिकाओं के संकीर्णन से अधिक सक्रिय होता है, जबकि माइनस एडिरेनालिन बहुत कम सक्रिय होता है। जय हो। तो भाई साहब, ये प्रतिबिंब रूप अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, सटीक है, आराम से फट से याद हो जाएगी। तो प्रतिबिंब रूप हो गया, आगे बात करा अभी। जय हो। अब है अप्रतिबिंब त्रिविमी समावयवी डाइस्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं। अप्रतिबिंब, अब समझना मेरी बात को। वहां पर तो मिरर इमेज बन रही थी, अगर मैं यहाँ पर मिरर इमेज की बात करूँ, मैं इसकी मिरर इमेज की बात करूँ, तो क्या क्लोरीन के सामने क्लोरीन आ रहा क्या? नहीं है। तो ये दोनों इनके अप्रतिबिंब रूप हो गए। लेकिन हाँ, है दोनों समावयवी है, आइसोमर्स है। लेकिन कौन से समावयवी है? डाई स्टीरियो आइसोमर्स, डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? डाई स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि अप्रतिबिंब रूप है और समावयवी है तो उनको डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। अप्रतिबिंब त्रिविमी समावयवी डाई स्टीरियो आइसोमर्स, डाई स्टीरियो आइसोमर्स। क्लोरीन के सामने क्लोरीन नहीं दिख रहा, तो ये अगर इसका प्रतिबिंब समावयवी कौन सा हो जाता? यहां पर मैं Cl लिखता, ठीक है, इस हाइड्रोजन की जगह अगर Cl होता तो ये प्रतिबिंब समावयवी होता, लेकिन Cl नहीं है इस हाइड्रोजन की जगह, तो ये अप्रतिबिंब समावयवी हो गया। हमारी बात समझ में आई? अब ये डेफिनेशन पढ़ो। किसी यौगिक के ऐसे त्रिविमी समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। अगर दर्पण प्रतिबिंब होता तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन होता। इनके भौतिक गुण असमान लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे निम्न उदाहरण यौगिक में यौगिक फर्स्ट यौगिक सेकंड का अप्रतिबिंब त्रिविमी समावयवी है, सभी ज्यामितीय समावयवी डाई स्टीरियो आइसोमर हैं। सिंपल डेफिनेशन है, आसानी से याद हो जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाए तो बहुत इजी है, नहीं आए तो इससे बेकार कोई कुछ भी नहीं है। अब अगली डेफिनेशन आ रही भाई साहब आपके पास, एपीमर। कैसे भी मर, ऐसे मर, वैसे मर, एपीमर, क्या मरे। हाँ, तो ये भी आपको याद करवा दो अभी। चलिए याद करवाता हूँ।
ये एल्डोज कहते हैं। जब CHO ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, एल्डोज कंपाउंड कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। अब इनमें, इसमें और इसमें दोनों में बस आप स्ट्रक्चर देखो, आपको याद हो जाएगा। भाई साहब ये जो है ग्लूकोज है और ये है मेनोज है, और ग्लूकोज और मेनोज दोनों का सूत्र होता है C6H12O6, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। इसके कारण एक को बोल दिया मेनोज और एक को बोल दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है, जैसे कि पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन। पहले कार्बन पर आपने CHO लिखा, फिर HOH, इधर लिखूँ मैं OH और ये HOH और लास्ट में लिख दूं मैं CH2OH। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं हम भाई साहब RSRR कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहता है, RSRR कॉन्फ़िगरेशन। मतलब OH ग्रुप उधर है, इसमें OH ग्रुप इधर है, बाकी इन दोनों में OH ग्रुप उस साइड में है, राइट साइड में। RSRR कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इनको। अब मेरी बात सुनना आप, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। सिर्फ जो ये वाली जो कंडीशन है, इसमें OH उस साइड में है और इसमें OH इस साइड में है। उसमें OH राइट में है, इसमें लेफ्ट में OH है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आई, आ जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण इसको तो बोल दिया मैंने मेनोज और इसको बोल दिया मैंने ग्लूकोज, जो आप पीते हो। गर्मी आ गई है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो एक को बोल दिया भाई साहब मेनोज और एक को बोल दिया ग्लूकोज, सिर्फ इस कंडीशन, बाकी सेम। CHO है, ये वाली कंडीशन सेम है इसमें। अरे भाई साहब क्या बात है। तो अप्रतिबिंब, ये भी क्या है, अप्रतिबिंब, मतलब OH इसमें इस साइड में है, H है ना, अप्रतिबिंब समाय भी हो गया। अप्रतिबिंब में कैसे, जैसे कि इसकी अगर मिरर इमेज की बात करें तो यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी H आना था, यहाँ पर OH है तो इधर भी OH आना था। तो अप्रतिबिंब समाय भी हो गई है। तो अप्रतिबिंब त्रिविम समाय, डाइस्टीरियो आइसोमरिक एल्डोस के वे युग्म जिनके विन्यास केवल C2 कौन सा है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरो, चौथो, पांचवो और छठो कार्बन। तो दूसरा कार्बन पर विन्यास क्या है, भिन्न है। केवल C2 पर भिन्न विन्यास होवे है एपीमर कहलाते हैं। इनको आपस में ग्लूकोज से मेनोज में परिवर्तन और मेनोज का ग्लूकोज में परिवर्तन एपीमरीकरण कहलाता है। और ये इनको क्या कहते हैं, तू भी एपीमर। जैसे डी ग्लूकोज और डी मेनोज एपीमरों का एक दूसरे में परिवर्तन एपीमरीकरण कहलाता है। जय हो बेटा, यहां तक आपको याद हो गया होगा। अगर जो पूरा वीडियो देखेंगे ना उन्हीं को मज़ा आएगा। पूरा वीडियो अगर जो नहीं देखेंगे, मतलब आजकल का पढ़ाई करने वाले वीडियो पर टिकना बहुत मुश्किल काम है। घंटों 2-3 घंटे निकाल देंगे उसमें फालतू वीडियो में, स्टेटस में, यूट्यूब में छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देखने में। लेकिन जब पढ़ाई का वीडियो देखते हैं तो दर्द होता है, ठीक है। और जिसने ये दर्द सहन कर लिया वो बंदा आगे निकल गया, और जिसने दर्द सहन नहीं किया पढ़ाई का वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं निकल सकता। चलिए आगे बढ़े। एपीमर हो गया, अच्छी डेफिनेशन यार, मज़ेदार, एक बार में याद हो रही। अब हम बात करें सममिति के तत्व। सममिति के तत्व की बात करें, ठीक है। सममिति के तत्व की बात करेंगे अपन, सिमेट्री एलिमेंट्स है ना। सममिति के तत्व सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें, मेरी बात सुनना आप। किरेल मतलब जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित हो, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ी हुई हो, उसे क्या कहते हैं, किरेल कार्बन। A B C D जो भी जोड़ रखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। किरेल अणु ध्रुवण गुणक और अकिरेल मतलब जो सम्मित होते हैं। सम्मित किसको कहते हैं, जिसमें दो एटम कोई भी सेम हो, 2 या 3 जो भी सेम हो। जैसे कि यहाँ पर C से A और A जोड़ दिया, यहाँ पे ये, तो ये हो गया सम्मित। तो किरेल अणु ध्रुवण गुणक और अकिरेल अणु ध्रुवण अगुणक होते हैं। समझ में आया। अकिरेल अणुओं में सम्मिति के एक या एक से अधिक तत्व होते हैं। उन कंपाउंड को अकिरेल अणु कहा जिनमें सम्मिति के एक या एक से अधिक तत्व होते हैं। मुख्यतः 3 सम्मिति के तत्व। सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। सिमेट्री एलिमेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा सम्मिति का तल, एक तो तल होता है। अगर कोई कंपाउंड है बीचों बीच से उसमें सम्मिति का तल है तो वो क्या हो जाएगा, अकिरेल हो जाएगा। अकिरेल होने के लिए ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अकिरेल अणुओं में सम्मिति के एक या एक से अधिक तत्व होते हैं। जिनमें सम्मिति का तत्व मिल गया वो क्या हो जाएगा भाई साहब, वो अकिरेल हो जाएगा।
चाहे उसकी चारों वैलेंसी भी डिफरेंस हो तो भी वो आगे आगे समझ में आएगी ये चीज़, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो। सममिति के तत्व हैं तो वो क्या है, अकिरेल। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो भी वो अकिरेल होगा, और एकांतर सममिति अक्ष है तो भी वो अकिरेल होगा। ठीक है, अकिरेल अणुओं में सममिति के एक या एक से अधिक तत्व हो सकते हैं। क्या है, एक तो सममिति तल, सममिति केंद्र और एकांतर सममिति अक्ष, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि अणु में उपयुक्त में से कोई भी गुण पाया जाता है तो अणु सममित और वहां अप्रतिबिंबता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्या नहीं प्रदर्शित करेगा, अप्रतिबिंबता प्रदर्शित, वहां प्रतिबिंबता प्रदर्शित नहीं करेगा, सॉरी प्रतिबिंबता है ना, वो प्रतिबिंब भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें, देखो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करें सबसे पहले अब इस कंपाउंड को देखिए आप, इसको तोड़ेंगे अपन भाई साहब, तो यहां से बीचों बीच टूट सकता है ये दो भागों में, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक पार्ट ये हो गया। मतलब ये प्लेन लग गया, सममिति का तल लग गया, इसको यहां से तोड़ सकते हैं अपन। इसमें एक पार्ट भाई साहब ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, बराबर तोड़ सकते हैं ना अपन इसको, बराबर यहां से तोड़ रहे। इसी टाइप से यहां पर भी ये टूट सकता है, यहां से बराबर की पोजीशन पर, बराबर की पोजीशन पर टूट सकता है। मतलब इसमें प्लेन लग रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहे भैया। तो सममिति तल वह काल्पनिक तल है, काल्पनिक तल माना जहां से इसको बराबर दो भागों में विभाजित करता है, जो अणु को ऐसे दो भागों में विभाजित कर रहा बराबर, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यहां से मिरर इमेज बनती है, दर्पण प्रतिबिंब है। सममिति तल वाली कुछ वस्तुएं ये दिखाई हुई है, ये दिखाई है। कुछ सामान्य वस्तुओं में सममिति तल अक्षर ए एवं बी तथा मेसोटार्ट्रिक अम्ल दे रखा है, तो इसमें सममिति का तल दे रखा है। क्या दे रखा है, सममिति तल दे रखा है। अगर सममिति तल दिख गया है, भले इसमें किरेल कार्बन है, तो भी इसको क्या मानेंगे, ये ध्रुवण अघूर्णक होगा। आगे बात करें, ये है भैया सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो भाई साहब, सममिति केंद्र ये सेंटर दे रखा है। अब इस सेंटर से आपको जाना है इस दिशा में, किस दिशा में जाना, इस दिशा में गए। जितना इस दिशा में गए उतना ही आप किधर की ओर जाओगे, इस दिशा में जाओगे, बराबर जाना है। इधर 1 किलोमीटर चले, इधर भी आप 1 किलोमीटर चल दिए, बराबर संख्या में, तो आपको इधर CH3 मिल जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो इधर आपको CH3 मिल गया। बहुत बढ़िया बात है ना। 1 किलोमीटर पे इधर से यहाँ से स्टार्ट करें, तू भी चल मैं भी चलूँ, इधर 1 किलोमीटर चले CH3, इधर जाओगे तो भी दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस है कि भैया यहाँ से पेट्रोल पंप वहाँ पे इतने 1 किलोमीटर, इधर जाओगे तो भी 1 किलोमीटर, बीच में फंसे हुए आप। ये चीज़ है, क्या है, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र। तो सममित केंद्र वह बिंदु है जिसमें किसी दूसरे बिंदु तथा एक ही दिशा में खींची गई रेखा को जब विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तक बढ़ाया जाए तो एक समान बिंदु अथवा समूह प्राप्त होता है। ऐसे सममिति केंद्र को चित्र में दर्शाया गया है। भाई साहब देखो यहाँ पर इसके लिए क्या दे रखा है, यहाँ पर सममिति केंद्र दे रखा है। इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो भी अपने को एटम मिल रहा है, और इधर जाएंगे तो भी अपने को एक एटम मिल रहा है। तो ये हो गया सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। समझ में आया। ये एथेन का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, एथेन। मतलब C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, तो ये तो हो गया C, और यहाँ पर ये H, ये H और ये H। तो इस सेंटर से यहाँ पर इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन सेम डिस्टेंस पर, इस जगह से भैया इधर भी हाइड्रोजन बराबर डिस्टेंस पर, इधर भी हाइड्रोजन बराबर डिस्टेंस पर। इस जगह से भाई साहब, इस जगह से इधर भी हाइड्रोजन बराबर डिस्टेंस पर, इधर भी हाइड्रोजन बराबर डिस्टेंस पर, इस जगह से। तो ये क्या हो गया, सममिति केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। ओके, समझ में आया होगा। इसी टाइप से इसमें भी, इससे यहाँ इधर चलेंगे तो ये COOH आ रहा, इधर जाओगे तो ये भी COOH आ रहा, इधर चलोगे तो ये H 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 आ रहा। बढ़िया बात है, शानदार बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह को क्या कह देंगे अपन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र कह देंगे। चलिए अब हैं भाई साहब सममिति के एकांतर अक्ष, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अपन घुमा रहे किसी चीज को, ठीक है,
कितने एंगल तक घुमाएं उस चीज़ को। मतलब जैसे कि ये क्या बताएं आपको, अब इसको मैंने घुमाया, एक ये है और एक ये है ना, ये कंडीशन है, इसको मैं घुमाऊंगा तो ठीक है, ये इतना घूम गया, मतलब समझना, ये इसको जो है ये कंडीशन है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। क्या बात है, यहां पर अपनों ने ऐसे घुमा रहे इसको, तो 360 डिग्री घुमाएंगे ना, तो ये जो है ये चीज, ये वाला, ये इसमें इसको घुमाना, मतलब जैसे पंखुड़ियों को घुमाते हैं, पंखे की पंखुड़ियों, तो इस कंडीशन से ये जो एक्सिस है उसको कहते हैं एकांतर सममिति अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एकांतर सममिति अक्ष कहते हैं। तो जब सममिति अक्ष वाली किसी संरचना को उस अक्ष के चारों ओर कितने डिग्री घुमाओगे आप? 360 डिग्री घुमाने पर समान बिंदु एकांतर रूप में दिखाई देते हैं, समान बिंदु एकांतर रूप में दिखाई देते हैं। सेम कंडीशन मिल जाएगी अगर इसको 360 डिग्री घुमाएंगे तो दिखाई देते हैं। तो सममिति अक्ष को एकांतर सममिति अक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांस 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में साधारण सममिति अक्ष न होकर द्विगुण एकांतर सममिति अक्ष होता है, क्योंकि उसे अक्ष के चारों ओर घुमाने पर यदि भी क्लोरीन समूह 2 बार दिखाई देता है। कितनी बार दिखाई देगा? ऐसे घुमाएंगे तो फिर भी क्लोरीन समूह दिखेगा, तो क्लोरीन समूह कितनी बार दिखाई दे रहा? 2 बार दिखाई देगा। उसे अक्ष पर चारों ओर घुमाने पर यदि भी क्लोरीन समूह 2 बार दिखाई देता है, किंतु उनमें एक क्लोरीन समूह अणु के तल के ऊपर, एक तो क्लोरीन कहाँ पे? तल के ऊपर दिख रहा है, और एक क्लोरीन कहाँ? तल के नीचे दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे भैया सममिति का एकांतर अक्ष। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, कि जब सममिति अक्ष वाली किसी संरचना को उस अक्ष के चारों ओर 360 डिग्री घुमाने पर समान बिंदु एकांतर रूप में दिखाई दे, समान बिंदु एकांतर रूप में दिखाई देते हैं, तो सममिति अक्ष को एकांतर सममिति अक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांस 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में साधारणतः सममिति अक्ष न होकर द्विगुण एकांतर सममिति अक्ष होते हैं, क्योंकि उसे अक्ष के चारों ओर घुमाने पर यदि भी क्लोरीन समूह 2 बार दिखाई देता है, किंतु उसमें एक क्लोरीन समूह तल के नीचे दिखाई दे रहा है और एक ऊपर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़े, काफ़ी कुछ हो गया है। चलिए, तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ। बच्चों को, साथियों को शेयर कीजिएगा, और कुछ शार्ट नोट्स हैं वो मैं लाऊंगा अगले वीडियोस में। वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए जो भी और डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बची हैं वो मैं अगले वीडियो में ला रहा हूँ। चलिए ओके बाय, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, बीएससी अच्छे से करना आपको। बीएससी फर्स्ट ईयर अच्छे से होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, सेकंड ईयर फाइनल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में चर्चा कीजिएगा इन टॉपिक के ऊपर। ओके बाय, जय हिंद।